कुछ घर बेचे नहीं जाते। ये कहानी है रामलाल और उनके दो बेटों की। रामलाल की काफी उम्र हो गई थी। उसे अब ठीक से कुछ याद भी नहीं रहता था। रामलाल के बेटे थे मोहन और सोहन। मोहन और सोहन अपने अपने परिवार के साथ अलग अलग घर में रहते थे। दोनों का घर एक दूसरे से काफी दूर था। रामलाल कभी अपने बड़े बेटे मोहन के पास रहता था तो कभी छोटे बेटे सोहन के पास। मोहन, मुझे तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तू सोहन को फ़ोन कर देना, एक बार आकर मुझसे मिल लेगा। अरे बाबूजी, आप तो परसों जा रहे हो ना सोहन के पास। हाँ, पर मेरा काफ़ी मन है उससे एक बार मिल लूँ। पता नहीं, मन में बेचैनी सी हो रही है। आपको तो पता है हमारी कोई इतनी बोलचाल नहीं है, पर ठीक है, मैं उसे फ़ोन कर दूंगा। अब आना या ना आना उसकी मर्जी है। मोहन अपने छोटे भाई सोहन को फ़ोन करना भूल जाता है। वो ऑफिस में काम कर रहा होता है कि घर से उसकी पत्नी मीना का फ़ोन आता है। हेलो। हाँ बोलो मीना। हे जी, आप जल्दी से घर आ जाओ। अरे ऐसा क्या हो गया? बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। ये क्या बोल रही हो तुम? सुबह तो एकदम ठीक थे। मैं अभी घर आता हूँ। पिता की मौत की खबर सुनकर सोहन और उसकी पत्नी सुशीला भी आ जाते हैं। बाबूजी की जब तबीयत इतनी खराब थी तो एक बार मुझे फ़ोन करके तो बुला लिया होता। अब कैसे रहेंगे हम उनके बिना? जब बाबूजी को महीने महीने भर के लिए यहाँ छोड़ देते थे तब भी तो वो रहते थे। वो तो अपनी मर्जी से आते थे। हमने नहीं बोला उनको कि हमें छोड़कर जाओ। पर हाँ, जब भी यहाँ आते थे तो हमेशा इतने कमजोर होकर आते थे। ओहो, तो तुम हम पर इल्जाम लगा रही हो कि हमने उनको अच्छे से खिलाया पिलाया नहीं? हाँ, तो ध्यान रखते तो ऐसे अचानक मर थोड़ी ना जाते। देखो, हम बाबूजी की खातिर यहाँ आए। एक तो आखिरी वक्त में उनको देख भी नहीं पाए। रामलाल के मरने का दुख तो किसी के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। उल्टा सब एक दूसरे को कोस रहे थे। जैसे तैसे बहस बंद होती है और सोहन अपनी बीवी के पास घर लौट जाता है। अब कुछ दिन बाद सोहन के दिमाग में बाबूजी की हवेली का ध्यान आता है। वो मोहन को फोन करता है और हवेली की बात करता है। अच्छा होगा हम अपना अपना हिस्सा ले ले और फिर अपने अपने हिस्से पर कुछ भी करें। बाबूजी ने तो सब बांट ही दिया था। अब बस रामगढ़ की हवेली बची है। उसमें 40% आपका हिस्सा है और 60% मेरा। अरे ये क्या बोल रहा है तू? बाबूजी ने साफ साफ बोला था कि उसमें 60% मेरा हिस्सा है और 40% तेरा। इसी बात पर अब बहस और ज्यादा बढ़ जाती है। इस बात का कोई फैसला ही नहीं हो पाता कि आखिर कितनी जमीन किसकी है। अब इस बात का फैसला करने के लिए एक ही इंसान बचा था और वो होता है मणिलाल, उनका चाचा। अब मोहन और सोहन दोनों अपने चाचा के पास जाते हैं और उनसे बात करते हैं। बताओ चाचा जी, अब आप ही फैसला करो। आपको तो अपने भाई की एक एक बात पता होती थी। हाँ बिल्कुल, और बता दो इनको कि उन्होंने रामगढ़ की हवेली का 60% मुझे देने को बोला था और 40% इनको। नहीं 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 चाचा जी, ये उल्टा बोल रहा है। 60% हिस्सा तो उन्होंने मुझे बोला था क्योंकि बड़ा तो मैं हूं ना। वो दोनों अपने चाचा को तो बोलने ही नहीं देते और आपस में ही लड़े जाते हैं। ये देख मणिलाल को बड़ा ही दुख होता है। वो बेचारा बस यही सोच रहा होता है कि रामलाल की कैसी औलादें हैं जो जमीन के हिस्से के लिए ऐसे लड़ रही हैं। मणिलाल उन दोनों को चुप करवाता है। अरे बस करो दोनों, कैसे छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बचपन में तो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। अब चुपचाप मेरी बात सुनो। कौन सा हिस्सा किसका होगा उसका फैसला मैं पूरे 1 महीने बाद करूंगा। तुम दोनों का बचपन उसी हवेली में बीता है। वो तो तुम्हारी जॉब के चक्कर में रामलाल को शहर जाना पड़ा। अब इस हवेली को जब बिकना ही है तो क्यों ना तुम अपने अपने परिवार को लेकर एक बार यहाँ रह आओ। अरे तुम्हारे बच्चों को भी तो पता चले उनके बाप किस घर में रहकर बड़े हुए हैं। अरे पर हम वहाँ कैसे रह सकते हैं? अरे क्यों नहीं रह सकते? मतलब सोहन और मेरा परिवार उस हवेली में एक साथ कैसे रह पाएगा? वो तुम दोनों देखो, मेरी तो शर्त यही है कि तुम दोनों अपने अपने परिवार को लेकर वहां जाओ और 1 महीना रहो और फिर मैं फैसला करूंगा। ठीक है, बच्चों की 2 दिन बाद छुट्टियां भी पड़ने वाली है तो कोई बात नहीं, हम रह आते हैं 1 महीना वहां। क्या बोलते हो आप इस बारे में? ठीक है, और वैसे भी कोई दूसरा तरीका तो है नहीं।
दोनों भाई अपने अपने घर चले जाते हैं और अपनी बीवियों को पैकिंग करने के लिए कहते हैं। अब क्या उस हवेली के चक्कर में मुझे अपनी देवरानी को झेलना पड़ेगा? कहने को तो मैं उसकी जिठानी हूं, पर मजाल है वो मेरी थोड़ी सी भी शर्म करती हो। अरे तो क्या इतनी बड़ी हवेली छोड़ दूं? दे दो उस सोहन को, बोलो। जा रही हूं ना पैकिंग करने, अब कर भी तो क्या सकते हैं। दोनों भाई 4 दिन बाद हवेली पर पहुंच जाते हैं। दोनों की गाड़ी आमने सामने से आकर बिल्कुल गेट पर रुकती है। एक गाड़ी से मोहन, मीना और उनकी बेटी मिंकी उतरते हैं। दूसरी गाड़ी से सोहन, सुशीला और उनका बेटा सौरभ उतरता है। सौरभ और मिंकी एक दूसरे को देखकर बड़े खुश होते हैं और एक दूसरे से मिलने के लिए भागते हैं। भैया भैया! अरे मिंकी मेरी बहन! कहाँ भाग रही है तू? चुपचाप यहीं खड़ी रह, समझी? और तू भी, वो कोई तेरी बहन नहीं है। चलो सब अब अंदर चलते हैं। चलो चलो अंदर चलो और अपना अपना कमरा देख लो। सब लोग अंदर जाते हैं और अपने अपने कमरे पसंद कर लेते हैं। पूरी हवेली में एक ही रसोई होती है। अब मीना और सुशीला दोनों को ही खाना बनाना होता है। पहले खाना मैं बनाऊंगी, मेरा सौरभ कब से भूखा बैठा है। अरे तो मेरी मिंकी खाना नहीं खाती क्या? माँ मुझे भी भूख नहीं है, आप चाची को बनाने दो खाना। अरे तू थोड़ा कम बोला कर, चल जा अपने कमरे में। माँ इतनी खड़ूस है और बेटी कितनी प्यारी। मैं भी क्या बोल रही हूँ, है तो आखिर इसी की बेटी इसी के जैसे ही होगी। सुशीला और मीना एक एक करके खाना बना लेती हैं। अब खाने का वक्त हो जाता है तो सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने आते हैं। डाइनिंग टेबल भी एक ही होती है तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सौरभ और मिंकी सब बातों में बेफिक्र कुर्सी पर बैठ जाते हैं। माँ जल्दी खाना दो, बहुत भूख लग रही है। मुझे भी माँ। अब क्या कर सकते हैं, बैठ जाते एक ही टेबल पर। हम अपना खाना खाएंगे और ये अपना। वैसे भी कुछ दिनों की तो बात है। दोनों परिवार आमने सामने बैठकर खाना खाने लगता है। इतने में मिंकी बोल पड़ती है। छी, क्या माँ आपने आज भी बैंगन बना दिया? मुझे नहीं खाना ये बैंगन। बेकार की जिद मत करो मिंकी, जो बनाया है वो चुपचाप खा लो। मुझे नहीं खाना बैंगन, मुझे वो मटर पनीर खाना है जो सौरभ भैया खा रहे। तुझे कितनी बार समझाऊं, जो बना दिया है वही खाना पड़ेगा। बस बात खत्म, खा इसे चुपचाप। ले मिंकी, ये मटर पनीर खा ले, रोने की कोई जरूरत नहीं बेटा। थैंक यू चाची, आप कितनी अच्छी हो। मिंकी, ये तुम क्या कर रही हो? अब खाने के वक्त टोका मत करो, खाने दो उसे, बच्ची है वो। खा ले बेटा, आराम से खा। और चाहिए तो चाची से मांग लेना। ठीक है। सुशीला और सोहन एक दूसरे की शक्ल देखते रह जाते हैं। खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सबको लगता है कि मिंकी और सौरभ अपने अपने कमरे में सो रहे होंगे, पर वो दोनों तो एक ही कमरे में खेल रहे थे। ये बड़े लोग इतना क्यों लड़ते हैं भैया? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर हमें इन सबको मिलवाना चाहिए। सोचो फिर कितना मजा आएगा ना। सच में। चलो छोड़ो ये सब और खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलते खेलते सो जाते हैं। सुबह जब सुशीला सौरभ को उठाने उसके कमरे में जाती है तो उसे वहां ना पाकर घबरा जाती है। अरे सौरभ कहाँ गया? रात को यही तो सुलाया था। सुशीला सब जगह सौरभ को ढूंढने लगती है, पर सौरभ कहीं नहीं था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। आवाज सुनकर मोहन वहां आता है। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? भैया वो मेरा सौरभ कमरे में नहीं है, यही तो सुलाया था रात को। अरे यही कहीं होगा, अभी मैं ढूंढता हूँ। धीरे धीरे चारों सौरभ को ढूंढने लगते हैं और आखिर में वो मिंकी के कमरे में जाते हैं, जहां दोनों भाई बहन सुकून के साथ सो रहे थे। उनको देखकर सबकी जान में जान आती है। देखो तो जरा, हम इतना परेशान हो रहे हैं और ये यहाँ कैसे मजे में सो रहा है। सब लोग हंसने लगते हैं और कुछ देर के लिए सारा लड़ाई झगड़ा भूल जाते हैं। मैं थोड़ी देर पीछे बाग में हूँ, जरा देख करता हूँ यहाँ बाग में क्या क्या लगा हुआ है। हाँ मुझे भी जाकर देखना चाहिए, मैं भी आता हूँ। मोहन और सोहन दोनों बगीचे में जाकर सब देख रहे थे कि उनकी नजर आम के पेड़ पर पड़ती है। अरे ये पेड़ अभी तक यही है? ये तो वही पेड़ है ना? जिस पर से तूने मुझे गिरा दिया था और कितनी तेज लगी थी मुझे, और तू खड़ा खड़ा हंस रहा था।
अरे मेरी वजह से नहीं गिरे थे भैया, आपको बस मैंने आम तोड़ने को बोला था। आप खुद पेड़ पर चढ़े थे और आम तोड़ने के चक्कर में खुद ही गिर गए थे। अरे तो तू अगर मुझे आम तोड़ने को ना बोलता तो मैं कैसे गिरता? तेरे चक्कर में जाने कहाँ कहाँ लगी है मुझे, और माँ से भी ना हर रोज डांट खाता था। और मैं पीछे खड़ा खूब हंसता था। कितना मजा आता था जब मेरी शरारत की वजह से डांट आपको पड़ती थी। मजा तो खूब आता था, वो दिन ही अलग थे। माँ, बाबूजी और हमारा छोटा सा खुशहाल परिवार, सब कितना अच्छा था ना। सच में परिवार की खुशी के आगे सारी खुशी फीकी है। सच में। अच्छा वो देख, पेड़ पर आम लगे हुए हैं, बता खाएगा? अरे भैया, आप इस उम्र में कहाँ पेड़ पर चढ़ोगे? गिर विर गए तो फिर से मेरा नाम आएगा। अरे मैं कोई नहीं गिरने वाला, देख कैसे चढ़कर दिखाता हूँ। मोहन पेड़ पर झट से चढ़ जाता है और आम तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकने लगता है। इतने में वहां सोहन की पत्नी सुशीला भी आ जाती है। अरे ये आप दोनों क्या कर रहे हो? अरे सुशीला, ये ले आम खा, तू भी क्या याद रखेगी। मोहन ऊपर से एक के बाद एक आम फेंकने लगता है और नीचे सोहन और सुशीला उनको इकट्ठा करते रहते हैं। वो दोनों काफी सारे आम इकट्ठा कर लेते हैं और सब मिलकर हंसते हुए घर में घुसते हैं। अरे ये आप सब कहाँ से आ रहे हो? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, वो आम का पेड़, बस उसी से आम तोड़ रहा था। सुशीला, इसमें से थोड़े आम इसको भी दे दो। जी भैया, मुझे भी बता दिया होता तो मैं भी आ जाती ना। तो कौन सा वो पेड़ भागा जा रहा है, कल फिर चल देंगे। अरे मुझे कहीं नहीं जाना इनके साथ। मीना इतना बोलकर गुस्से में वहां से चली जाती है और रसोई में जाकर मिंकी के लिए लड्डू बनाने लगती है। भैया ये आम मैं फ्रिज में रख दूंगी, आप दीदी को बोल देना वो वहां से ले ले। देवरानी जी भी चली जाती है और जिठानी जी रसोई में लाडू बनाने में लगी रहती है। बड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार लड्डू बनाकर रख रही होती है कि खुशबू सूंघता हुआ सौरभ वहां आता है। ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है ताई? वो मैंने मिंकी के लिए लड्डू बनाए थे, तू खाएगा लड्डू? लड्डू? लड्डू तो मुझे बहुत पसंद है ताई। अरे पर तेरी माँ आ गई ना तो तुझे बिल्कुल खाने नहीं देगी। एक काम कर, तू एक लड्डू अभी यहीं खा ले। सौरभ जल्दी जल्दी लड्डू खाने लगता है, उसे लड्डू बड़ा ही पसंद आता है। मीना एक डब्बे में बहुत सारे लड्डू पैक करके सौरभ को देती है। ये ले और अपने कमरे में छुपा के रख देना, तेरी माँ ने देख लिया ना तो तुझे खाने नहीं देगी। आप इतनी अच्छी ताई हो, फिर माँ आपको पसंद क्यों नहीं करती? अरे वो तो किसी को पसंद नहीं करती। खैर तू ना इन सब में मत पड़ और जल्दी से ये लड्डू अपने कमरे में ले जा। सौरभ लड्डू लेकर अपने कमरे में जाने लगता है, पर अपने कमरे में ना जाकर वो अपनी माँ के पास चला जाता है। डब्बा देखकर उसकी माँ बोलती है, अरे ये तेरे हाथ में क्या है? अरे माँ पहले खाकर तो बताओ कैसा है। सौरभ अपनी माँ को एक लड्डू खिलाता है। लड्डू बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। सुशीला तो एक लड्डू के बाद दूसरा भी खा लेती है और फिर उसके बाद वो सौरभ से पूछती है कि वो लड्डू लाया कहाँ से। ताई ने दिए है, अच्छे है ना? उस खड़ूस औरत ने। माँ वो बिल्कुल खड़ूस नहीं है, पता है उन्होंने कितने प्यार से मुझे बुलाया और मुझे ये लड्डू दिए। बोल रही थी कि सबको खिलाना और अगर कम पड़ जाए तो और दूंगी। अच्छा, ये इतनी अच्छी है, मुझे तो आज पता चला। खैर जो भी है, लड्डू है बड़े स्वाद। मैं भी पूछूंगी आखिर बनाए कैसे। सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। धीरे धीरे पता ही नहीं चलता कि कब महीना पूरा होने को आया। जब दोनों परिवार हवेली में आए थे तब एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे, और अब वो साथ में बैठकर खाना खाते थे, साथ में बैठकर टीवी देखते थे। दोनों देवरानी जिठानी एक साथ रसोई में काम भी करने लगी थी और दोनों बच्चे पूरा दिन साथ में खेलते थे। सब लोग एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उन्हें खुद इस बात का एहसास नहीं था। फिर एक दिन उनके चाचा जी भी अचानक उनसे मिलने आ गए। अरे घर में कोई है? मोहन, सोहन, कहाँ हो सब? अरे चाचा जी प्रणाम, कैसे आप? आइए ना, अंदर आइए। बस ठीक हूँ। मैंने भी सोचा आखिरी बार इस हवेली को देखा हूँ, फिर तो पता नहीं तुम अपने अपने हिस्से का क्या करोगे। जी चाचा जी, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं ना अभी सोहन को बुलाता हूँ। सोहन, ए सोहन जल्दी आ, देख चाचा जी आए हैं। मीना, चाचा जी आए हैं, उनके लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। अरे चाचा जी प्रणाम, कैसे हो आप? बस ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ सब ठीक है ना?
जी चाचा जी। तीनों बैठकर आपस में बातें करते हैं और रात को जब खाने का वक्त होता है तो पूरा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। चाचा ये सब बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं। ये आलू मटर की सब्जी बहुत स्वाद बनाई है बहू, मजा आ गया खाकर। बिल्कुल वैसी ही बनाई है जैसे आपको पसंद है। लो मीना बहू, तुम भी खाकर देखो। मोहन, लो ना बेटा, तुम भी खाओ। सब मिलजुल कर खाना खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। लगता ही नहीं कि दोनों परिवार में इतना मनमुटाव है। बच्चे अपने दादा के साथ खूब खेलते हैं और रात को उनसे कहानी सुनकर ही सोते हैं। अब सुबह हो जाती है और चाचा जी के जाने का टाइम होता है। अच्छा बच्चों, अब बताओ कि क्या करना है। मतलब हम समझे नहीं। अरे आज पूरा 1 महीना हो गया है, तो बताओ अब किसको कितना हिस्सा चाहिए। मैं आज ही इस हवेली का बंटवारा कर देता हूँ। ये सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। किसी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होता। अरे बोलो सोहन, कितना हिस्सा था तुम्हारा? जो भैया को ठीक लगे, आखिर वो बड़े हैं। अरे नहीं नहीं, तेरा भी तो बराबर का हक है, और वैसे भी तू छोटा है तो तेरा ज्यादा हक है। अरे बहू, ये तुम्हारे पति तो कोई फैसला नहीं ले पा रहे। अब तुम दोनों ही बता दो किसको कितना हिस्सा चाहिए। चाचा जी, मुझे तो इन सब से कोई लेना देना ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही खुश हूँ। जी चाचा जी, मुझे भी इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो ठीक है भाई, एक काम करता हूँ, कल से ही इस हवेली को तुड़वाने का काम चालू कर देता हूँ, फिर आधा आधा दोनों का हिस्सा हो जाएगा। नहीं नहीं, हम अपना घर नहीं टूटने देंगे। नहीं नहीं, हम अपना घर नहीं टूटने देंगे। सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और चाचा जी उन सब की वो धीरे से मुस्कुराते हैं। हमें इस हवेली में रहकर परिवार की अहमियत समझ में आई है। जो खुशी साथ रहने में है वो खुशी किसी और में नहीं है। सही कहा तुमने। मिंकी तो पूरा दिन भैया भैया करती रहती है। आखिर सौरभ के अलावा उसका भाई है ही कौन? सौरभ भी मिंकी को बहुत प्यार करता है। हमें कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये हवेली नहीं, हमारा घर है, और घर कभी तोड़े या बेचे नहीं जाते। ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हाँ, और जब भी हमारा मन होगा हम सब यहाँ आकर साथ में वक्त बिताएंगे। ये सुनकर चाचा जी भी बहुत खुश होते हैं। यही तो मैं चाहता था बच्चों, तभी तो तुमको साथ में यहाँ रहने को कहा। आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हारे बाबूजी भी बहुत खुश होंगे। सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और एक बार फिर से 2 हिस्सों में बटा हुआ परिवार एक हो जाता है।